अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा कल पहला मेन पेपर होने वाला है जो कि है इकोनॉमिक्स। एंड इस पॉइंट पे ना तीन तरह के बच्चे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। पहले वो जिन्हें सब कुछ पढ़ के रखा होगा, मतलब वो टॉपर कैटेगरी वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। नोट्स कर रखे होंगे, पीवाईक्यूज कर रखे होंगे, सैम्पल पेपर्स कर रखे होंगे, बुक कर रखे होंगे, पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। दूसरे टाइप के बच्चे वो होंगे जो जीरो लेवल पे होंगे एंड उनको कोई उम्मीद भी नहीं है, वो बस इधर उधर से थोड़ा बहुत लिख लिख के ग्रेस मार्क्स से पास हो जाएंगे एंड वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री है। तीसरे टाइप के बच्चे आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में भी होंगे या फिर सबसे कंफ्यूजिंग या फिर पैनिक वाली सिचुएशन पे होंगे, जिनको आता भी है, जिनको नहीं भी आता, जिनने पढ़ा है लेकिन उनको लग रहा है कि वो भूल रहे हैं, जिनने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है बट कभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा एंड दे आर स्टक इन दिस लूप कि यार कल पेपर में क्या होगा। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना यार, इसको मैं वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब नहीं कर सकता बिकॉज कुछ चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही पता चलती है। बट जो भी बच्चे इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं ना, ये जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, आई जस्ट वांट टू से यार दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट द थिंग इज यार, अगर लास्ट मोमेंट पे आके तुम अपने आप को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने का ट्राई करोगे ना, तो शायद जो तुमने पढ़ा है या जो तुम अच्छे से करके बैठे तो वो भी भुला दोगे। एंड मेरी एक पर्सनली थ्योरी है यार, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, कि यार जो बच्चा ना पेपर से पहले जितना ज्यादा टेंशन लेता है, जितना ज्यादा सेल्फ डाउट रहता है, उसका पेपर उतना ही अच्छा जाता है। मतलब ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोटिस करा है। आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू रिलेट दिस, बट यस मेरे भाई, यू आर गोइंग टू किल दिस एग्जामिनेशन। एक सेकंड के लिए ना बिल्कुल भी अपने माइंड में वो नंबर का प्रेशर मत आने देना। चाहे तुम्हारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हो गई, तुम्हारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस हो गई, तुम्हारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हो गई, तुम्हारे फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस हो गई, तुम्हारे रिलेटिव की एक्सपेक्टेशंस हो गई, एक्स वाई जेड जितनों की भी एक्सपेक्टेशंस है ना, एक सेकंड के लिए भी उसको माइंड में बता देना। एंड एक बहुत फेमस कोट यार तुमने सुना होगा कि देयर इज ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, इफ यू आर नॉट हैप्पी देन दैट्स नॉट द एंड। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ मेरे भाई। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हें इकोनॉमिक्स से पेपर से पहले याद रखनी है, सो दैट तुम कहीं गलती से नंबर ना कटा दो। एंड वो जो तुम्हारा एनालिसिस ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है, जो कंपैरेटिव वाला कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा कि क्या भैया मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले करूँ या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पहले करूँ पेपर के अंदर। इसका सिंपल सा आंसर है यार, जिसमें तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको करो। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंट हो तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करो, अगर आईईडी में कॉन्फिडेंट हो तो आईईडी को पहले करो। बट मेक श्योर कि यार एक सेक्शन को पहले एक साथ अटेम्प्ट कर लेना, ये नहीं कि सेक्शन ए पहले तुम कर रहे हो उसी में फिर सेक्शन बी के भी क्वेश्चन बता दे रहे हो। इस तरीके से तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा खराब होगा एंड इसमें तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड चीज है यार कि प्लीज स्टार्टिंग से स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना, बिकॉज द मोस्ट पेनफुल थिंग आफ्टर अ पेपर इज कि जब पेपर आने के बाद छूट जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भगा के स्पीड कर देना या जिससे राइटिंग ही पूरी खराब हो जाए, बट एक डिसेंट स्पीड रखना ताकि तुम्हारे पास रिवीजन का भी टाइम बचे। चाहे पेपर लंबा आ रहा है छोटा आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एक डिसेंट स्पीड हमेशा मेंटेन करते हुए चलनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि क्या भैया हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो इसका आंसर है 110% हैंडराइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती, बस एटलीस्ट इतनी होनी कि विजिबल हो, मतलब एक डिसेंट हैंडराइटिंग होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में आ सके। मैंने अभी रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पे मैंने इकोनॉमिक्स का एक आंसर शीट वगैरह डाला था, तो एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि भैया आपकी हैंडराइटिंग देख के बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। बिकॉज मेरी कोई हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मेरी हैंडराइटिंग इतनी है कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए एंड तुम्हारा भी वही मेन टारगेट रहना चाहिए। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है ना या बहुत मैसी मैनर में तुम लिखते हो, तो ट्राई करना कि यार हर एक लेटर मतलब थोड़ा स्पेस देके लिखना, सो दैट वो क्लियरली विजिबल। मतलब पॉइंट यही है कि वो सिर्फ समझ में आनी चाहिए पढ़ने वाले को। एंड मेक श्योर कि यार जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट लाइन होती है, प्लीज उसको अंडरलाइन कर देना, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक चीज को पढ़े। तो अगर तुमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लिया ना, तो वो सिर्फ उसी को देख के तुम्हें नंबर दे देगा। सो वो वही पढ़ेगा जो तुम उसको पढ़ाना चाहते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन आता है, वो एनालिसिस वाला, जिसमें हमें टेबल दे रखी होती है, उसके बेसिस पर हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है। एंड मैं पहले बताता हूँ वो बहुत ज्यादा ईजी होता है, हमने खाली उसका बहुत ज्यादा हुआ बना रखा है, मैंने कभी उसकी ऐसा एक्सट्रीम प्रैक्टिस नहीं करी। बस वो जनरल रिकमेंडेशन या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे तुम उसको लिख सकते हो। जैसे मेजॉरिटी चांसेस यही कि तुम्हारा इंडिया चाइना पाकिस्तान से क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर करने के लिए ऑन सम बेसिस, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल वे में मेरे पास क्योंकि प्री बोर्ड में वाला क्वेश्चन आया था तो मैं इसके बाद छोटा सा डिस्कशन रख लेता हूँ। जैसे इसमें कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन आ रखा है इंडिया चाइना पाकिस्तान, सेक्स रेशियो और अर्बनाइजेशन और फर्टिलिटी रेट मुझे एक दफे दिया था और उनके कुछ टेबल्स में नंबर दे रखे थे। तो तुम्हें इसमें क्या करना है ना, सबसे पहली चीज जो भी पहला एलिमेंट है सिर्फ उसको पकड़ना है, उसको हेडिंग लिखनी है। जैसे पहली हेडिंग मैंने लिखी है सेक्स रेशियो, उसके अंदर तुम्हें सबसे पहली चीज लिखनी है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है वो लिख देना, और सबसे पुअर कंट्री कौन सी है, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट में या जो भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे डोमिनेंट कंट्री कौन सी है उसका नाम लिख देना, और सबसे बेकार कंट्री कौन सी है उसका नाम लिख देना, और उसके साथ वो नंबर लिख देना जो तुम्हें टेबल के अंदर दे रखे हैं। दैट्स इट। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा देता हूँ यार। जैसे पहला है सेक्स रेशियो, मैंने लिखा द अबव टेबल रिफ्लेक्ट्स दैट पाकिस्तान हैज डोमिनेटेड इंडिया, मतलब तूने बता दी कि कौन सी कंट्री डोमिनेट कर रही है, कौन सी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, देन इंडिया एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो वेयर पाकिस्तान होल्ड्स, फिर जो तुम्हें टेबल पे नंबर दे रखे उसको कर देना ऑफ इंडिया एंड चाइना रिस्पेक्टिवली, खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगर तुम्हें उस वर्ड एलिमेंट का मतलब पता है कि उस एलिमेंट में किससे रिलेटेड है, तो उसको एक्सप्लेन करके लिख देना, सेक्स रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेल, मैंने उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। एंड ये भी बता देना कि अगर तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा होता है तो अच्छा होता है, कम होता है तो अच्छा होता है, वो भी तुम उसके अंदर लिख देना। जैसे मैंने लिखा है, अभी कौन है,
जैसे मैंने लिखा है, द हायर द सेक्स रेशियो द बेटर इट फॉर अ कंट्री, मतलब वो बड़ा है तो अच्छा है, एंड जितना लो होगा उतना वो बेकार होगा। सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, जितने शहरी इलाके ज्यादा होंगे वो अर्बनाइजेशन के अंदर आता है। जिसमें सबसे पहली लाइन मैंने क्या लिखी, चाइना डोमिनेट कर रहा है। सिंपली लिख दिया भाई कौन सी कंट्री सबसे आगे चल रही है, कौन सी पीछे चल रही है, कौन सी बीच में चल रही है, उसके फिगर्स के साथ जो तुम्हें टेबल में दे रखी है वो तुम्हारा पॉइंट हो गया। वैसे मैंने अर्बनाइजेशन को इस पर एक्सप्लेन नहीं करा, तो तुम चाहो अगर तुम्हें इसका मतलब पता हो पेपर के अंदर, तुम इसको एक्सप्लेन कर देना। हाउएवर पाकिस्तान हैज डोमिनेटेड इंडिया, खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मैंने लिखा है कि सबसे कम जो है वो चाइना में है, और फिगर जो तुम्हें टेबल में दिया उसको लिख दिया है। फिर फर्टिलिटी रेट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। हाई फर्टिलिटी रेट इंप्लाइज हायर पॉपुलेशन ड्यू टू विच देयर इज अ हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट एंड हेंस डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रिमेन लो। मतलब ये थोड़ा सा, मतलब मैंने थोड़ी टेक्निकलिटी ज्यादा लिख दी है, इतना टेक्निकलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एंड पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सरकार को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा पॉपुलेशन के ऊपर। तो जो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग खर्चा करते हैं उसको मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड हेंस डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो, मतलब अगर हम सरकार सारा पैसा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट यानी पॉपुलेशन की भलाई पे खर्च कर देगी तो जो कंट्री के डेवलपमेंट में होगा उसके लिए पैसा बचेगा नहीं, यानी डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कम रहेगा। मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी लिखी है, ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कभी कभी दिमाग चल जाता है तो लिख देता हूँ, बाकी ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने बस लिख दिया ना कि बॉस किसका ज्यादा है किसका कम है, और वो टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। एंड चाइना हैज डोमिनेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिस एंड कैन नाउ फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। थोड़ा बहुत लिख देना, कोई ज्यादा मैंने ऐसा सोच समझ के नहीं लिखा है, बस लिख देना, मतलब समझ गए ना डोमिनेट कौन कर रहा है। मैं फिर से भी बोलूंगा, डोमिनेट कौन कर रहा है, पीछे कौन चल रहा है, टेबल से फैक्ट उठा देना, उस एलिमेंट का अगर तुम्हें मतलब पता हो उस एलिमेंट का मतलब लिख देना। ज्यादा होता है तो अच्छा होता है, कम होता है तो बुरा होता है, ऐसा करके तुम लिख देना, तुम्हारा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो तुम्हारा आ सकता है वो आ सकता है बेसिकली एक पर्टिकुलर, जैसे एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ परसेंटेज दिया होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा परसेंटेज, तो सबसे पहला लाइन तो तुम्हारा फिक्स रहेगा कि बॉस ये वाले डेटा में यहाँ से ये इतना इंक्रीज हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी तुम इंप्लाई करके लिख सकते हो उसको लिख देना। द पॉइंट इज कि यार ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन होता है, इसको तुम जो भी तुम्हें लगता है लिख देना, ठीक है, इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस अपने हिसाब से लिख देना। एक पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से मैं ज्यादा बड़ा बताऊंगा तो फिर उससे तुम कंफ्यूज जाओगे लास्ट मोमेंट पे आके, तो इतना कोई डिफिकल्ट। उसका जो तुम्हारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, प्लीज उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को डिनोट कर देना यार, बिकॉज उसके तुम्हारे आधे एक नंबर कट जाते हैं, एंड आई डोंट वांट कि तुम्हारा वो आधे एक नंबर भी कटे। अगर एक्स मतलब एक्स एक्सेस कैसा होता है, एक्स एक्सेस ऐसा होता है ना, इसमें अगर इनकम है तो यहाँ पे इनकम लिख देना, अगर यहाँ पे कंजम्पशन के बेसिस पे बात करें तो कंजम्पशन लिख देना, जो भी हो ना सब डिनोशन करके आना ग्राफ में, बिकॉज उसके तुम्हारे नंबर कटते हैं। तो मेक श्योर, ठीक है, इस वीडियो को तभी बना रहा हूँ ताकि तुम्हारी जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है उससे तुम्हारे नंबर ना कटे। उसके बाद भाई साहब आईडी के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, प्लीज कुछ भी छोड़ के मत आना, स्पेशली बड़े वाले क्वेश्चन, बिकॉज अगर तुम उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे एक जनरल ऑब्जर्वेशन पे, तुमने पूरे साल स्कूल में कहीं पढ़ा होगा, यूट्यूब पे किसी से पढ़ा होगा, नोट किसी के पढ़े होंगे, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है ना उससे रिलेटेड, प्लीज उसको लिख देना, बिकॉज सीबीएसई में स्पेसिफिकली आईडी में तुम्हें नंबर लिखने के मिलते हैं। एंड अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं आता तो ट्राई करना उसको पैराग्राफ में लिखने का, बट इंपॉर्टेंट लाइन या इंपॉर्टेंट कीवर्ड जरूर मार्क कर देना, सो दैट तुम उस चीज के नंबर सिक्योर करो। फिर से बोलूंगा और बोलता रहूंगा, क्योंकि फिर बाद में आके बच्चे बोलेंगे भैया ये छूट गया, ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं लिख पाया। आई जस्ट वांट कि तुम उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आना, उस चीज के तुम्हें 110% पक्का नंबर मिलने वाले हैं। उसका जो तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब न्यूमेरिकल्स आता है ना, तो उसका जो फॉर्मुला होता है उसको पीछे एक रफ शीट लेके लिख लिया करो। एंड हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम ना जो बोर्ड वाली कॉपी होती है उसके लास्ट वाले पन्ने में एक रफ पेज करके ना, जितने भी तुम्हें करना है कर लेना, और लास्ट में कट लगा देना। तो उसके अंदर जब भी तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ रहा है, चाहे नेशनल इनकम का आ गया या एडीएस का आ गया, उससे रिलेटेड जितने भी तुम्हें फॉर्मुलेस पता है ना, उसको एक बार लिख लेना, बिकॉज उस टाइम पे शायद हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक होती है कि हमें इंस्टेंटली फॉर्मुला क्लिक नहीं करता। तो अगर हम पहले से उसको लिख लेंगे तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एंड हमारा माइंड उतना डाइवर्ट नहीं होगा उस चीज को लेके। तो जब भी फॉर्मुले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसका फॉर्मुला पहले रफ पेज में पीछे जाके लिख लेना, सो दैट तुम अच्छे से उसको बाद में इंप्लीमेंट कर सको। उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी तुम्हें लगे ना कि कोई क्वेश्चन में ग्राफ की डिमांड है, या ग्राफ बना सकते हैं, या टेबल लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, तो प्लीज उसको बनाना, बिकॉज उससे तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होता है, एंड टीचर को लगता है कि हाँ यार इस बच्चे ने मतलब इसको आता है बहुत तगड़े लेवल पे, प्रेजेंटेशन भी उससे अच्छा इंप्रूव होता है। जैसे मेरे पास एडीएएस का एक क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, तो मैंने इसमें ये डायग्राम भी बना रखा है और टेबल भी बना रखी है। एंड जब ऑब्जर्वेशन लिखते हो ना, कुछ चीजें इसमें फिक्स रहती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि भाई ये एक्सेस ये डिनोट कर रहा है, इनकम डिनोट कर रहा है, ये एक्सेस ये डिनोट कर रहा है, उसके बाद लाइन बाय लाइन हर एक को एक्सप्लेन करना चालू करो कि भाई इनकम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर सी जो ग्राफ है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। एंड जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल रहता है, तो उसको मैंने एक बॉक्स के अंदर लिख दिया। तो तुम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसको जनरली लिख सकते हो। तो द पॉइंट इज कि यार जहां पे भी डायग्राम की जरूरत है, जहां पे भी टेबल तुम बना सकते हो, उसको बना के आना, उससे तुम्हारा एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, स्पेशली अगर एमसीक्यू वगैरह का, तो ट्राई करना कि अपने गट फीलिंग के बेसिस पे चलना चालू करो, बिकॉज वो 99.99% केसेस में अपने आप सही हो जाता है, जो भी तुम्हें लगता है पहला आंसर है। एंड अगर तुम्हारा कोई भरोसेमंद दोस्त है जो टॉपर है या जिसको अच्छा खासा आता है, तो मतलब एमसीक्यू तो चीट हो जाता है। मेरे को याद है जब मैं 10th में था ना, तो मैंने बहुत ज्यादा चीटिंग करी थी, चीटिंग करी भी थी और चीटिंग कराई भी थी बहुत ज्यादा। मेरा दोस्त, मतलब मैं यहाँ बैठा था, मेरा दोस्त यहाँ बैठा था, तो मैंने बहुत ज्यादा चीटिंग करी थी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और अगर लग रहा है कि चीटिंग हो सकती है, तो
वो एमसीक्यू में था ना, पहले का क्या है तो ऐसे करके तुम कर सकते हो। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं चीटिंग करना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर कल को तुम वो मतलब चीटिंग का वो मार्क आ जाता है, फेल हो जाता है, तो मेरे को मत बोलना। मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर है कुछ सीन तो देख लेना, वरना जरूरत नहीं है, वरना गट फीलिंग के बेसिस पे कर रहे हो तो मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। फाइनली यार बी पॉजिटिव, ठीक है। बिल्कुल भी दोस्तों से बात नहीं करनी है, तूने कितना पढ़ लिया, तूने कितना कर लिया, तूने कितना कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा है अपना बेस्ट देकर आओ। एंड बहुत मजा आया इस साल तुम्हारी जर्नी कंप्लीट करने में। इस जर्नी जो भी हमने छोटी सी कंप्लीट करी, छोटी सी फैमिली हमने क्रिएट करी। एंड मौका मिला तो फिर कभी आगे मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तो नहीं बोल सकता, मतलब कभी कहीं मिले तो मिलेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।